हेलो बच्चों, तो हम जो बात कर रहे थे अपना जो सेकंड सेमेस्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, अपना सिलेबस डिस्कस किया था। अब इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे डेली यूज में उसका यूज़ क्या क्या होता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ें हमें पता नहीं लगेगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए ना कि जो हमारी बुक है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था कि ऑरस्टेड जो वैज्ञानिक है उन्होंने इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट को कैसे एक किया और एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबक की। फिर बच्चों हमने आगे पढ़ा जो माइकलसन फैराडे है 1831 में उन्होंने कैसे क्या बताया। फिर हमने मैक्सवेल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने चार्ज पार्टिकल से हमें कैसे समझाया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो बच्चों क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तभी हमने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था, 4 फंडामेंटल रूल बल पढ़े थे, 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। 4 मूलभूत बल के बारे में हमने अपनी क्लास में पढ़ा था। क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों। दूसरा जो हमारा होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, प्रबल बल, विद्युत चुंबकीय बल और वीक फोर्स, दुर्बल बल। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर बच्चों हमने आगे डिस्कस किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है अपनी, सदिश और अदिश राशि, उनके बारे में पढ़ा था कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। हमने पढ़ा था कि सदिश राशि वह राशि होती है जो क्या बताती है, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताती है, वह राशि कौन सी कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। जिसमें दिशा और मान, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, कौन क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। हमने एग्जाम्पल बात किए थे कि एग्जाम्पल जैसे हमने वेलोसिटी लिया बच्चों, फोर्स लिया, एक्सेलरेशन लिया, त्वरण लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, विस्थापन लिया, ये सब क्या कौन सी क्वांटिटी थी, सदिश राशि थी बच्चों। फिर बच्चों हम आगे बात करते हैं, हमने अदिश के बारे में पढ़ा कि अदिश राशि कौन कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ और मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें दिशा नहीं होती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों अपने यहाँ कि जो टेम्परेचर है उसमें सिर्फ मान होता है, टेम्परेचर की दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान हो गया, ठीक है। हम आगे बात करें कि डिस्टेंस हो गई। ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशियां हैं। यहाँ तक हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर बच्चों हम पढ़ रहे थे फील्ड के बारे में, क्षेत्र होता क्या क्या है, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे फील्ड के बारे में कि फील्ड होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आया समझ में कुछ या नहीं आया बच्चों? देखो आराम से पढ़ो, आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने अभी फटाफट इसका इंट्रोडक्शन का भी आपको अभी बता दिया क्लासेस स्टार्ट होने से पहले भी, लेकिन आप इंट्रोडक्शन एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक है क्यों पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ से आया, कौन से वैज्ञानिक उसको लेके आए, कैसे रिसर्च हुई, डेली यूज में हम कहाँ उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोड नहीं लेने का, पहली बात तो फिजिक्स है, जितना आराम से डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हाँ, आज से बच्चों जो अपना यूनिट है, सिलेबस है, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था अपने कि सिलेबस में अपने कौन कौन से यूनिट है। मैंने आपको फिर बता देना चाहती हूँ, मैंने आपके सिलेबस में भी ये चीज़ बार बार कही है कि जो अपनी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 4 यूनिट तब समझ में आएगी तब आप पहली यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ोगे। वो बहुत बुनियादी, जैसे मकान को बनने के लिए नींव ज़रूरी है, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर को पढ़ने के लिए पहला चैप्टर ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी से हम उसकी डायरेक्शन का निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा यूनिट फर्स्ट का उसमें पढ़ेंगे। मैं जैसे बात करूं कि मैंने आपको बता दिया सिलेबस में वैसे कि 4 यूनिट है बच्चों अपने, 4 यूनिट में 2 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टेट की है, थर्ड जो यूनिट है बच्चों मैग्नेटोस्टेट की है, और जो 4th यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट दोनों को कंबाइंड करके एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो है 4th यूनिट। ठीक है, तो हम तब 4th यूनिट तो तब पढ़ेंगे जैसे हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे और फिर 4th पे जाएंगे। तो अपनी जो ये चल रही है फर्स्ट यूनिट चल रही है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट अपन। हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। क्षेत्र क्या है, ये अपना बच्चों फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड होता क्या है, एक मिनट, कि वह क्षेत्र जहां भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु व निर्देशांक, प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह क्षेत्र जहां भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु या किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, भौतिक राशि का मान निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं कि जो क्षेत्र है कि एक तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, दूसरा ये एकलमानी होना चाहिए। सतत का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई लिया फील्ड लिया, ये क्या क्या है बच्चों, एक सरफेस है, एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यदि मैं इस फंक्शन को ऐसे लेती हूं तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट हो गया, ऐसा तत्फलन हो गया। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। दूसरा जो है बच्चों एकलमानी होना चाहिए, मतलब किसी पॉइंट पे बच्चों हमने लिया है, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मान लिया है तो इस पे पॉइंट पे मान हमें एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, ये नहीं इस पॉइंट पे हमें 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अपने यहाँ कि जो वेक्टर होता है बच्चों अपना, ठीक है, वेक्टर किसी पॉइंट पर हम 2 नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो गई तो वो वेक्टर रहेगा ही नहीं। ठीक है, और कभी भी जो वेक्टर जो राशियां हैं, क्षेत्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, यदि वो काट देती है बच्चों तो उस पॉइंट पर उसकी 2 डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये क्रॉस हो गई तो इसकी ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी 2 डायरेक्शन हो गई बच्चों, जो पॉसिबल नहीं है, इसमें वेक्टर में, सदिश में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब क्षेत्र की जो 2 प्रॉपर्टी है, जो 2 गुण है, वो क्या क्या है, एक तो ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकलमानी होना चाहिए, दूसरा बच्चा सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आगे जब हम बच्चों बात करते हैं कि फील्ड के बारे में, जो फील्ड है वो 2 तरीके के होते हैं हमारे पास में, सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। ठीक है, 2 तरीके के फील्ड होते हैं हमारे पास में। सदिश क्षेत्र कौन से होते हैं, कि वह क्षेत्र जहां प्रत्येक बिंदु पर सदिशों का क्या प्राप्त होता है, समूह। जैसे मैं बात करूं बच्चों, ये एक क्षेत्र है हमारा, ठीक है, हमने कोई एक क्षेत्र लिया है, ये वाला फील्ड लिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये क्या है, सब वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या प्राप्त हो, सिर्फ सदिश प्राप्त हो, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है, वेक्टर फील्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों,
अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, मैग्नेटिक फील्ड का मान है और इसकी जो वेग है, तो वेग कैसी क्वांटिटी है? वेग एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्या है बच्चों? सदिश राशि है। मतलब सदिश क्षेत्र क्या होता है बच्चों? कि वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होते हैं? सदिश प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्र कहलाते हैं। कि वह, तो बच्चों मैं यही कहूँगी जो भी हो क्लास ऐसा होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़े। जो भी आप यदि क्लास रेगुलर लोगे तो आपको आधी चीजें तो यही याद हो जाएगी। अब क्लास में देखिएगा, मैं आपको बार बार 2-3 बार बताया। क्यों बताया मैंने बच्चों? इसलिए बताया क्योंकि आपको याद हो जानी चाहिए क्लास में। घर जाके हाँ एक बार आप बस देख लिए, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े। तो बस यही है कि सदिश क्षेत्र क्या होता है? कि वह क्षेत्र जहाँ प्रत्येक बिंदु पर सदिशों का समूह प्राप्त होता है, जहाँ प्रत्येक बिंदु पर सदिश प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? सदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम अदिश क्षेत्र की बात करें कि जो अदिश क्षेत्र है वो क्या है? कि वह क्षेत्र जहाँ प्रत्येक बिंदु पर अदिश का समूह या फिर अदिश प्राप्त होते हैं, क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। हम जैसे यहाँ अदिश की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों? हमें सिर्फ अदिश प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ बात करूं, जैसे मैंने यहाँ कोई क्षेत्र लिया ये वाला, ठीक है, अदिश क्षेत्र, यहाँ सिर्फ जैसे हमारे पास पोटेंशियल हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक, और डिस्टेंस, ये कौन से क्षेत्र हैं? सिर्फ अदिश क्षेत्र। मतलब जहाँ सिर्फ कौन सी क्वांटिटी हो? अदिश क्वांटिटी हो, स्केलर क्वांटिटी हो, जो अदिश राशि होनी चाहिए, उस वह क्षेत्र जहाँ सिर्फ कौन सी राशि हो? अदिश राशि हो, क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। वॉल्यूम भी बच्चों हम यह मान सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमने बात की, क्या एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ बात किया, तापमान हो गया, घनत्व हो गया, विभव हो गया, ये क्या है? ये कौन सी क्वांटिटी है? सारी की सारी अदिश राशियां हैं। तो फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। सदिश क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सदिश प्राप्त होते हैं, कि वह क्षेत्र जहाँ सिर्फ सदिश हो उन्हें सदिश क्षेत्र कहते हैं, और वह क्षेत्र जहाँ सिर्फ अदिश या अदिशों का समूह प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। फिर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं सदिश क्षेत्र के बारे में कि सदिश क्षेत्र है क्या। हम सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि सदिश क्षेत्र बच्चों दो होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है समरूप सदिश क्षेत्र, और बच्चों दूसरा होता है हमारे पास में असमरूप सदिश क्षेत्र। ठीक है। समरूप सदिश क्षेत्र क्या होता है? कि जहाँ दो या दो से अधिक राशि का मान व दिशा, क्यों? क्योंकि जो सदिश राशि है उसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है। जहाँ दो या दो से अधिक राशि का मान व दिशा सभी बिंदुओं पर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या कहलाता है? समरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ बात करूँ अपने यहाँ कि हमने दो कंडक्टिंग प्लेट ले ली है बच्चों, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जा रहा है, मतलब जो समांतर रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं कैसे होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। ठीक है। हम जैसे असमरूप सदिश क्षेत्र के बच्चों अपने यहाँ बात करते हैं, क्या कहलाता है? कि जहाँ सदिश राशि का मान क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। ठीक है। तो वह क्षेत्र असमरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। मतलब हमने कोई क्षेत्र लिया है जहाँ पर जैसे हम वेलोसिटी की बात करें
तो वेलोसिटी तो इसमें चले गए, हाँ वेलोसिटी सदिश राशि है। वेलोसिटी की हम बात करें तो बच्चों वेलोसिटी मतलब एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, वेग इस पॉइंट पर अलग है, दूसरे पॉइंट पर अलग है। मतलब क्या समझे, जैसे कोई ये क्षेत्र है, यहाँ वेलोसिटी हमारी अलग है इस पॉइंट पर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम दूसरी इस पे लिए, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो क्षेत्र कहलाता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, असमरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। समरूप सदिश क्षेत्र क्या होता है, जैसे इसी क्षेत्र में हम बात करते हैं, यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर है तो उस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 1 मीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों, समरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मैं जैसे बात करूं और आगे अपने कि फ्लक्स की बात करते हैं अब हम आगे, तो मतलब यहां से अपनी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स की बच्चों जब हम बात करते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। मैं जैसे बात करूं कि फ्लक्स किसी निश्चित समय में किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का माप क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं अपने यहाँ, ये कोई हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारा है। इस सरफेस से कौन सी ये जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस सरफेस से गुजारा है, इस जो क्षेत्र है इसका अल्पांश क्या है, dA है। अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश एरिया क्या है बच्चों, dA है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की है कि ये कोई हमने एक क्षेत्र लिया है, ये कोई हमने बच्चों एक क्षेत्र लिया है, ठीक है। ये हो गई इसकी डायरेक्शन x, किस x i कैप, ये हो गई बच्चों y j कैप, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, यहां से हम क्या कैसे लेते हैं, किसी उसका लंबाई गुना चौड़ाई से लेते हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है बच्चों y और चौड़ाई क्या है x। जैसे हम यहाँ बात करें कि x क्रॉस y i कैप क्रॉस j कैप क्या है बच्चों, x y k कैप। k कैप क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। आ गई समझ में बच्चों डायरेक्शन। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से हमें क्या पूछेगा बच्चों, क्वेश्चन भी बनता है इस पे कि हमें कोई एक वेक्टर क्वांटिटी दे दी a वेक्टर, ठीक है, और हमें फ्लक्स पूछेगा कि इसका फ्लक्स निकालिए आप। तो बच्चों हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यदि हमारे पास में a वेक्टर है, हमने क्या लिखा है a वेक्टर को, जो d फाई अपॉन dA, n कैप। n कैप क्या है बच्चों, यदि सदिश है यहाँ पे तो n कैप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है, डायरेक्शन को बताता है। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, देन तब क्या हो जाता है d फाई अपॉन dA, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में n कैप डॉट n कैप 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन है a वेक्टर बराबर d फाई अपॉन dA n कैप, dA क्या है, उसका अल्पांश, क्षेत्रफल का अल्पांश है, d फाई क्या है, उसका फ्लक्स है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ इसमें क्या कर दिया बच्चों, dA वेक्टर से दोनों तरफ ये हमने बच्चों क्या मान ली है, इक्वेशन 1 मान ली है, ठीक है। दोनों तरफ dA वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पर
हेलो, हाँ जी, तो दोनों तरफ हमने क्या किया बच्चों, जो डी ए वेक्टर से अदिश गुणन करने पर, ठीक है, हमने दोनों तरफ अदिश गुणन किया, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हुआ, डी फाई अपॉन डी ए एन कैप डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, डी ए वेक्टर से क्या कर दिया, अदिश गुणन कर दिया। ठीक है बच्चों, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, उसका क्या कर दिया है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। अब मैं जैसे यहां बात करूं इसकी, एन कैप डॉट डी ए वेक्टर, हम क्या निकालते हैं, एन कैप का मैग्नीट्यूड, डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डॉट प्रोडक्ट में कौन सा आता है बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ जो थीटा आएगा, क्योंकि एन कैप और डी ए कैप दोनों एक ही डाउस में है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस जो 0 होता है बच्चों क्या होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ एन कैप डी ए वेक्टर क्या हो गया, 1। ठीक है, एन कैप का जो मान है वो 1 हो गया, यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, डी ए वेक्टर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या है बच्चों, डी फाई अपॉन डी ए, इसकी जगह हमने वहां से क्या मान रख दिया, डी ए रख दिया। डी ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में क्या निकला है, डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर डी फाई। ठीक है, हमारे पास में क्या आया है बच्चों, जो डी फाई आया है वो आया है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, डी फाई बराबर क्या है बच्चों, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इसका क्या कर दिया, जो समीकरण हमारे पास में 2 आई है उसका क्या किया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन डी फाई का कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है बच्चों, समाकलन कर दिया है। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन किया, जो समाकलन है और अवकलन है कैंसिल आउट होके क्या बचा, फाई। ठीक है, यहां हमारे पास में क्या बचा है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसी क्लोज सरफेस का आ गया, क्योंकि जो फ्लक्स निकालेंगे हम किसी क्लोज सरफेस का निकालेंगे, इसलिए हमने जो इंटीग्रेशन में जो ये साइन बनाया है यह एक क्लोज सरफेस का बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ जो ए वेक्टर लिया है हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, तो हमने क्या लिया है, जो फाई लिया है वो लिया है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे। कैसे खोला, देखो, ई डॉट डी ए कॉस ऑफ थीटा, ऐसे ही खुलता है डॉट प्रोडक्ट, डी ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने आगे क्या किया है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब जो सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, डी ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने ई और कॉस ऑफ थीटा बाहर ले लिया
और हमारे पास में क्या बच गया, डी ए बच गया। ठीक है, हमने क्या निकाला, जो फाई निकाला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमारे पास में ई कॉस ऑफ थीटा क्या आ गया है बच्चों, बाहर आ गया है। हमारे पास में क्या आया है, सिर्फ डीए। किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रल डीए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, इसको जब सॉल्व किया है तो फाई आई बराबर हमारे पास में क्या आया है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इंटीग्रल और अब समाकलन अवकलन कैंसिल आउट होके ए बच गया। यहाँ हमारे पास में जो आया है क्या आया है, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो हमारा आया है फ्लक्स वो किसका आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आ गया। इसी प्रकार हम मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का, उसी का सेम ऐसे निकलेगा। तो क्या आएगा बच्चों, जो फाई बी आएगा हमारे पास में वो आएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम किसके, अब ये डिफाइन करेगा किसी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ थीटा का मान क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारे यदि पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इन सब चीज का फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स क्या है ये हमने बात कर ली थी, और कैसे हमने उसको निकाला अपनी क्लास में, समझ में आया? कोई डाउट आया या नहीं आया? नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो, बीएससी नॉलेज हब क्लासेज के साथ जुड़ते हो, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैं बताऊंगी। लेकिन बस शर्त यही है कि आप पूरी ईमानदारी से क्लास को देखिएगा। ये नहीं है कि क्लास देख रहे हैं, साइड में टीवी चल रही है, गेम खेल रहे हैं, नहीं, आप क्लास देखिए प्रॉपर, आपको पक्का समझ में आएगा। नहीं आएगा मैं एक एक चीज खोल के बता रही हूँ, नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो क्लास थी बच्चों आज अपनी यहीं तक थी, बाकी क्लास अपन कल करेंगे। तो ये जो चल रहे थे, हमने पढ़ा फील्ड के बारे में पढ़ लिया, सदिश क्षेत्र पढ़ा बच्चों, फ्लक्स कैसे निकाला, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपनी क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो आगे की क्लास है बच्चों वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।